वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें प्राइमरी मार्केट को लेकर के जितनी भी बारीक खबरें होती हैं हम कोशिशें करते हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे, आपके पैसे सुरक्षित रहें। क्या कुछ मैनेजमेंट कह रही है, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू क्या निकल करके आ रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम बातचीत करते हैं। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य मौजूद है, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ एक खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन उस पर बातचीत करें उससे पहले जो है हम जरा रूबरू हो लेते हैं। चलिए, हमारे साथ मैनेजमेंट सामने दिख रही है। अनुराग जी, अतुल जी, आप दोनों को मनी 9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आपके पास आएँ और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले जरा शौर्य से समझ लेते हैं आपकी कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरीके से कामकाज कर रही है और क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं। शौर्य बताइए। जी चलिए, सबसे पहले जीपीटी हेल्थ केयर की आईपीओ की डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ 22 से 26 फरवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 177 से लेके 186 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ से 525.14 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, लेकिन फ्रेश इशू इसमें केवल 40 करोड़ रुपीज़ का ही है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कंपनी 25% सब्सक्राइब हो चुकी है। हालांकि ग्रे मार्केट में कंपनी को भी कोई भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। कंपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मल्टी स्पेशलिटी चेन है ईस्टर्न रीजन में, इंडिया के वेस्ट बंगाल के रीजन में। और इसका अगर बात करें तो हाल ही के टाइम में फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। वैल्यूएशन पे अगर हम नजर डालें तो वैल्यूएशन इसके बाकी पीयर्स के मुकाबले थोड़े कम नजर आ रहे हैं। चलिए अब जरा मैनेजमेंट को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप धीरे धीरे विस्तार जो है ईस्टर्न क्षेत्र के अंदर और बाकी जगहों पे उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर करने की योजना बना रहे हैं। किस तरीके से ये विस्तार होगा और क्या कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स हैं सर? जी धन्यवाद। हम लोग अभी कलकत्ता बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। अभी हमारे पास 4 हॉस्पिटल्स हैं। 2 कलकत्ता में है, एक हावड़ा जो कि ट्विन सिटी ऑफ कैलकाटा है वहाँ है, और एक अगरतला नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में है। ईस्टर्न इंडिया काफी अंडर पेनिट्रेटेड है फॉर गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। यहाँ पर केवल 14 बेड 10,000 लोग पर है, कंपेयर टू साउथ या ईस्ट वेस्टर्न या नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ 30 से 40 बेड है। ये दिखाता है कि यहाँ पर काफी रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट हेल्थ केयर की। प्राइवेट आजकल की जो मध्य वर्ग है या जो थोड़ी सी ऊपर लोग हैं, उन लोग गुड क्वालिटी हेल्थ केयर चाहते हैं कोविड के बाद, स्पेशली क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ गया है। इसी के आधार पर हम 2 नए हॉस्पिटल भी ला रहे हैं, एक रायपुर में और एक रांची में। और हम बाकी शहर भी ईस्टर्न इंडिया में देख रहे हैं, जैसे कि जमशेदपुर, गुवाहाटी, कटक, बनारस, जहाँ की हॉस्पिटल्स की काफी डिमांड है। हम 2 हॉस्पिटल्स तो हमारे जो रायपुर में है वो इस FY25 में आ जाएंगी और रांची में FY27 में आ जाएगी। जी सर, चलिए मेरा क्वेश्चन अनुराग जी से है। अगर आप क्या मार्जिन्स को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं और सारे ड्राइवर अच्छे हुए हैं। आपके ऑक्यूपेंसी रेट में सुधार आया है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइंग बेड भी इंप्रूव हुआ है। अब एवरेज रेवेन्यू जो है वो इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट में ऐसा नहीं है। तो आपने ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन भी काफी स्टिफ है। धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। आप अगर देखेंगे हमारा ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज 60% के आसपास है। हमारे जो 4 हॉस्पिटल हैं उसमें से 2 हॉस्पिटल मैच्योर हॉस्पिटल हैं जिसमें 75% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। हमारी जो लेटेस्ट हॉस्पिटल है हावड़ा की, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी अभी थोड़ी कमजोर है क्योंकि नई हॉस्पिटल है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और बाकी एफर्ट्स के थ्रू उसको ड्राइव किया जा रहा है। वहाँ पे 45% ऑक्यूपेंसी है, जिसके कारण एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी थोड़ी कमजोर दिख रही है। पर हम काफी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये भी ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी में आ जाएगी। तब हमारी एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी करीब 70% के पास आ जाएगी। जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर अतुल जी कि चूंकि आप आईपीओ लेकर के आ रहे हैं और आपके प्रोमोटर समूह में से एक व्यक्ति, एक सदस्य ऐसे भी हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में भी शामिल हैं, आपको लगता है आपके आईपीओ को इससे कोई नुकसान हो सकता है? जहां तक प्रमोटर ग्रुप का सवाल है, पहले बात तो वो प्रमोटर नहीं है, वो मेरे फादर के एल्डर ब्रदर है जिनका नाम विलफुल डिफॉल्टर में है। फैमिली में 20 साल से ऊपर हो गया फैमिली सेपरेशन हुए,
एक लीगल एग्रीमेंट भी है जो कि हमने सभी में भी दिया है और स्टॉक एक्सचेंजेस में और हमारी वेबसाइट पर भी है, जहां पर दोनों ग्रुप ने एक एफिडेविट दी है कि लास्ट काफी सालों से कोई भी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस है नहीं, कोई डायरेक्टरशिप, कोई मैनेजरियल रिलेशनशिप भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। तो ये एक तो सभी आईसीडीआर की रिक्वायरमेंट है कि वो पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, लेकिन उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है विद आवर बिजनेस। जी सर, चलिए अगर हम आईपीओ को देखें तो आपका आईपीओ का साइज है 525.14 करोड़ रुपीस, लेकिन इसमें फ्रेश इशू खाली 40 करोड़ का ही है। तो फ्रेश इशू का साइज इतना छोटा रखने के क्या कुछ वजह है पीछे? तो हम एक नेबरहुड टर्शी केयर मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण हमारा पेयर मिक्स काफी अच्छा है। 95% बिजनेस कैश और इंश्योरेंस का है, और बाकी 5% है गवर्नमेंट स्कीम्स और कॉर्पोरेट टाइप्स का। इस कारण से हमारा कैश फ्लो से एबिटा कन्वर्जन काफी हाई रहता है। 80% से ऊपर कैश फ्लो से एबिटा कन्वर्जन है और हम एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे काम करते हैं। इस चलते हमारा इंटरनल अक्रूवल्स काफी स्ट्रांग है। हमारा डेट बैलेंस शीट पर भी अभी केवल 46 करोड़ है, जो कि इस फ्रेश इशू से हम 30 करोड़ से रिपेमेंट कर देंगे। बाकी जो 16 करोड़ है उसका भी एक रिपेमेंट शेड्यूल है, जो कि नेक्स्ट 12 से 15 महीने में रिपेमेंट हो जाएगा। तो इससे हम डेट फ्री हो जाएंगे। जो कि हम नए हॉस्पिटल्स ला रहे हैं उसके लिए हमारे पास कैश भी है बैलेंस शीट पे, जिसको हम यूज करेंगे फॉर द न्यू हॉस्पिटल्स जो आ रही हैं। जी सर, अगर आपके ऑपरेशंस को देखें तो आप 35 से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब एक हैंड पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स चाहिए और साथ में आपका ये भी फोकस है कि अपने डॉक्टर्स को अपने पास रिटेन करना। तो डाइवर्स एरिया में हर एक डॉक्टर पे इतना फोकस देना, तो जो तक कॉम्प्लेक्स बिजनेस को आप मैनेज करने में क्या चैलेंजेस फेस आते हैं, तो आप उसे और कैसे हैंडल करते हैं? तो हाँ, आपने सही कहा, हमारे पास 35 से ऊपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं। हमारे सारे हॉस्पिटल हब के हिसाब से काम करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी सर्विस देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारा हॉस्पिटल छोड़ के कोई और सर्विस के लिए कहीं और जाना पड़े। जी हम चाहते हैं कि पेशेंट जो कि हम हमारे हॉस्पिटल से एक 4-5 किलोमीटर के रेडियस के पेशेंट्स को पूरी सर्विस दे पाए, वैसे हम डिजाइन करते हैं। अब इसके कारण हमें सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी रखने पड़ते हैं। हाँ, डॉक्टर्स लाना और डॉक्टर्स को रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर हमने काफी सारी चीजों को अपना के रखा है, जिसके कारण हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। हम एकेडमिक्स में बहुत ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स को एकेडमिकली मोटिवेटेड रहने में बहुत पसंद आता है, उस पर हमारा बहुत ध्यान रहता है। और भी कुछ कुछ योजनाएं हैं जो हम यूज करते हैं डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए। जी हमारे पास अगर आप देखेंगे कोई भी स्टार डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि हम किसी और हॉस्पिटल से लाते हैं। जो भी स्टार डॉक्टर हैं वो हमारे संग बढ़ बढ़ के स्टार बनते हैं। तो एक लॉयल्टी फैक्टर भी रहता है डॉक्टर्स का हमारे प्रति। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन थोड़ी सी समय की कमी है। और उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक हैं वो काफ़ी अच्छे पैसे बनाएं आपके आईपीओ में और ये आईपीओ सक्सेसफुल रहे। और जब लिस्टिंग हो तो आप लोग फिर से हमें समय दें, ताकि बहुत सारी बातों पर जिन पे आप अभी बात नहीं कर सकते हैं डीआरएसपी फाइल करने के चलते, आईपीओ के नियमों के चलते, और डिटेल में बातचीत आपसे जो है लिस्टिंग के बाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका भी, अनुराग जी आपका भी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं सीधे, संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाजार विशेषज्ञ। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर में इस आईपीओ के ऊपर क्या रुख ले रहे हैं। पहले जरा ब्रोकर्स की राय ज़रा दिखा दीजिए, बाकी ब्रोकर्स क्या कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद से संतोष जी से हम पूछते हैं। तो ब्रोकर्स की राय में यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, हालांकि ज़्यादातर लोगों की तरफ से सब्सक्राइब करने की ही सलाह निकल करके आई। आनंद राठी कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। अरिहंत कैपिटल मार्केट की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। मेहता इक्विटीज़ कह रही है कि लंबी अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करें। हेंसेक्स की तरफ से भी लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे, जीपीटी हेल्थ केयर पर आपका रुख क्या है सर? क्या यहाँ पर अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, क्या कुछ खामियां, क्या कुछ अच्छाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं? वैल्यूएशन कैसे लग रही है? देखिए, सौर्य ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप जो है 40 करोड़ ही क्यों उठा रहे हैं। और वैल्यूएशंस बेसिकली एक गेम होता है प्राय आईपीओज में, कि जो वैल्यूएशंस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकलते हैं और आपको छोटी जो है पैसे केवल जो है ओएफएस के जरिए, सॉरी फ्रेश इशू के जरिए ला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा कि वो 2-3 हॉस्पिटल्स जो है वो नए लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको फंडिंग कैसे होगी, किस तरह से वो हॉस्पिटल्स बनेंगे और उसके लिए जो पैसे हैं, रकम कहाँ से जुटाई जाएगी। तो ये थोड़ा एक ग्रे एरिया है। मुझे लगता है कि इस पे उनको थोड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट जो है
हमेशा एक क्लैरिटी देखता है, कंफ्यूजन जैसे सिचुएशंस नहीं देखता है। लास्ट के अगर कह लें कि आप 3-4 सालों के नंबर्स को देखेंगे, इनके लगातार जो 3 साल के नंबर्स और 6 महीने के जो नंबर्स आए हैं, उसमें जो इनके बेड हैं, नंबर ऑफ बेड्स जो है वो बढ़े नहीं हैं। तो मतलब प्रीवियस 3-4 सालों में कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ बेड। ऑक्यूपेंसी का भी उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था सौर्य ने, कि ऑक्यूपेंसी काफी कम है, क्योंकि अगर आप सिमिलर हॉस्पिटल्स में या कैलकाटाज में जो कह लें कि हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनको देख लें आप, जो कि नारायण हृदयालय का हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपोलो के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एवरेज जो ऑक्यूपेंसी है वो जो है बेहतर है इनसे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तभी आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन की बात अभी मैनेजमेंट कह के गए हैं। एक्सपेंशन का मतलब है कि इसमें आय इनकी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो केवल और केवल जिसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो उसी के लिए सलाह दी जाती है कि आप इसमें निवेश करें। तो जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो, जो लोग जोखिम ले सकते हो, उनके लिए सलाह है यहाँ पर निवेश करने के लिए। इस बीच मनीषा पाटिल जी कह रही हैं, हाय, आई हैव बिकम ए बिग फैन ऑफ योर शो, इट इज़ हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट टू न्यूबीज लाइक मी, द कम्युनिकेशन इज प्रॉमिसिंग, आई डोंट मिस एनी एपिसोड, कैन वॉच ओनली आफ्टर ऑफिस आवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। आप ऑफिस से आने के बाद देखिए। हाँ, लेकिन ऑफिस से के बाद की बात से ये बात याद आई, कल बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि आप दिन के शो को रात में क्यों दिखा रहे हैं, रिपीट क्यों दिखा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, ताकि बहुत सारे दर्शक जो लाइव पे जाकर के पूरा शो नहीं देख पाते हैं, ऑफिस आवर के बाद देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चंक जो है वो हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं। तो ये लाइव नहीं रहता है उस समय, तो अगर आप लोगों के मन में ये गलतफहमी है तो बिल्कुल दूर कर दीजिए। वो तमाम दर्शकों की अपील थी, तो इसलिए एक बड़ा हिस्सा कार्यक्रम का हम 8 बजे अपलोड करते हैं। चलिए एक और आईपीओ के बारे में बातचीत करते हैं। सॉरी, बताइए वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है। जी, जूनिपर होटल्स अगर बात करें तो वहाँ पे रिस्पॉन्स अभी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर लेटेस्ट आंकड़ों में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12:30 बजे तक केवल 16% ही भरा था। अभी देखें तो अभी 20% ही भरा है। ग्रे मार्केट में कंपनी को सिर्फ 5 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, तो यानी 1.39% पर लिस्टिंग दिखा रहा है, एकदम फ्लैट है। हमने कल आपको इसके रीजंस बताए थे, कंपनी पे डेट ज़्यादा है, कंपनी लॉस मेकिंग है डेट की वजह से, और प्राइस टू बुक के हिसाब से जो इसके वैल्यूएशन हैं वो पीयर्स के मुकाबले महंगे नजर आ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर पूछते हैं संतोष जी से। संतोष सर, क्या राय रहेगी आपकी? सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत सीमित है, 5 रुपये प्रति शेयर के आसपास चल रहा है। हालांकि स्टॉक बॉक्स को छोड़ दें तो बाकी दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस वेंचुरा सिक्योरिटीज़ और मेहता इक्विटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह दी गई है। आपकी सलाह क्या रहेगी जूनिपर होटल्स पे? देखिए, मुझे लगता है कि एक रिस्कियर बेट हो सकता है ये, क्योंकि जैसा कि सौरभ ने बताया कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि कोविड के बाद होटल्स टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। और अगर आप उस इतने बड़े जो है बुल रन में, जो कि सेक्टरल बुल रन है, लोग घूमने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, रिवेंज टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, और आपके पास प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसी कंपनियों में जहां प्रॉफिट जो है इस तरह से नहीं दिख रहा है, और जो है पैसे लेकर करेंगे क्या, पैसे लेकर जो दिखा रहे हैं कि ये रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट ऑफ इट्स जो है 1500 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि अपने लोन को रीपेमेंट करेंगे। डेफिनेटली इससे थोड़ा जो है मार्जिन जरूर जो है अच्छी, मतलब कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन नीचे की तरफ जरूर बढ़ेगी, लेकिन एक्सपेंशन की बात के बारे में थोड़ा म्यूटेड हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट होगा कि अवॉइड करें इसको। तो चलिए, दोनों आईपीओ में फिलहाल अवॉइड की ही सलाह निकल कर के आ रही है। हालांकि उस पर ये कहा जरूर गया है संतोष जी की तरफ से, अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं जीपीटी हेल्थ में तो ले सकते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे हमारे पास आईपीओ पर सवाल भी आ रहे हैं। एसएमई पे बात करें उससे पहले जरा यहाँ पर भी एक दो सवाल ले लेते हैं। मनबोध कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, सर कि नोवा एग्रीटेक में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? लंबी अवधि के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दीजिएगा, आईपीओ में इनको नहीं मिल पाया था। देखिए, नोवा एग्रीटेक ऐसे तो ठीक था, आईपीओ में आपको नहीं मिला तो थोड़ा जरूर वेट कर लें, क्योंकि अभी डाउनवर्ड प्रेशर है थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो आया होगा उसमें से थोड़ी बिक्री चल रही है। अदरवाइज कंपनी को अगर देखा जाए तो कंपनी के कामकाजी मुनाफे अच्छे हैं, इफिशियंसी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। तो थोड़ा ज़रूर वेट कर लें। और मार्केट में मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से थोड़ा सा करेक्टिव मोड में मार्केट है, आपको प्राइस में भी सेम जो है सिमिलर मूवमेंट दिख रहा है,
थोड़ा और वेट कर लें ताकि आपकी बाइंग कॉस्ट नीचे हो जाए। ऐसे कंपनी अच्छा काम करती है और रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं इसके। ठीक। इस बीच सपना जी कह रही हैं सर, 1 महीने से रोज सेम सवाल कर रही हूँ पर जवाब नहीं मिल रहा। आज फिर से भेज दीजिए, अभी एक बार फिर से सवाल भेज दीजिए। भले ही आईपीओ का सेगमेंट चल रहा है लेकिन आपकी शिकायत आज हम दूर कर देंगे, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। सॉरी, एसएमई के क्षेत्र में बताइए क्या कुछ अपडेट है। जी, एसएमई के क्षेत्र में जैसा हम हाल ही में देखते आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मतलब एक कंपनी है डीम रोल टेक, उसका आईपीओ का आखिरी दिन है, प्राइस है 129 रुपीज़ पर शेयर का, आईपीओ का साइज है 30 करोड़ के आसपास, 29.26 करोड़, पूरा ही फ्रेश इशू है। रात 12:30 बजे तक कंपनी 37.15 टाइम भर चुकी थी और कंपनी को 46 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहे हैं। दूसरी कंपनी है जीनेट ड्रग्स, इसका भी आज आखिरी दिन है, प्राइस बैंड है 75 से लेकर 79 रुपीज़ का, आईपीओ से 40.68 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, पूरा ही फ्रेश इशू है और ये भी आज 12:30 बजे तक 34.8 टाइम्स भर गया था और कंपनी को 80 रुपीज़ के प्राइस पर 20 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। तो ये रहा है यहाँ पर, ये बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर, इन दोनों एसएमई क्षेत्र के आईपीओ में से किसी पर आपकी कोई टिप्पणी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो इसमें मुझे लग रहा है कि छोटे मियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, उनकी प्रोपोजिशंस काफ़ी अच्छी जी। हैं। जो पैसा लेंगे वो जनित की अगर बात कर लें तो ये कह लें कि इंदौर की एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, ये फार्मा में है और उसमें और इनको WHO GMP भी प्राप्त है और प्रॉफिटेबल है कंपनी। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉफिट में है, प्रॉफिट लगातार हर साल जो है बढ़ रहे हैं। अगर 2021 से देखें 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है और 6 महीने की का जो नंबर्स आए हैं उसमें 5 करोड़ कंपनी ने कमा लिए हैं। मतलब रन रेट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज रोबस्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी एपेटाइट है आपको तो ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। और डीन रोल्स बोल के जो कंपनी है वो रोलिंग मिल्स में कुछ अलॉय बनाती है जिसका यूज है, और ये कंपनी भी देखेंगे तो इसमें भी काफी अच्छी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट की है लास्ट के 3 सालों में। अगर आप देखें प्रॉफिट जो है तो उसमें अगर देखें कि हम अगर इनके केवल ईपीएस को ही ग्रोथ देख लें तो 21 रुपये का ईपीएस 2021 में था और अभी 50 रुपये का ईपीएस हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी भी आपको देखनी चाहिए। और जिस तरह से एक्सपेंशन और जिस तरह से कह लें कि सीमेंट और लोहे में जो एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा चीज़ जो है लोहा और सीमेंट लगता है, और उसमें सपोर्ट करती हुई रोलिंग मिल्स को सपोर्ट करती हुई ये कंपनी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनियों को देखा जा सकता है। जी। चल सर, प्रतीक अग्रवाल जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, कह रहे हैं कि इसके बारे में बताइए। हाल की लिस्टिंग है, इन्होंने 126 शेयर ले रखे हैं 414 रुपये के भाव पे। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जना फाइनेंस जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम आईपीओ में बात कर रहे थे कि जो है लिस्टिंग जो आई थी कंपनी की, थोड़ा सा प्राइसी था इशू। अब आपने चूंकि ले रखा और आपके प्रॉफिट भी है तो आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक प्राइस 430 रुपये के नीचे अगर जाता है तो वो ध्यान रखें। अदरवाइज थोड़ा सा जो है बैंक अच्छी है, कामकाज अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न था। तो मुझे लग रहा है कि 430 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। चलिए, तो जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है उसका ध्यान अवश्य रखें आप। और इस बीच एक और प्रश्न ले लेते हैं, अंकिता जी का प्रश्न है और अंकिता जी कह रहे हैं मेरा भी सवाल ले लीजिए। तो बिल्कुल ले लेते हैं। हालांकि इनका सवाल आईपीओ से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इनका निवेदन है तो स्वीकार कर लिया जाता है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में इनका प्रश्न है सर। 541 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 72 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी ये जानना चाह रही हैं कि करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। अभी का अगर मौजूदा भाव देखें तो आईयूबी का भाव जो देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 68 रुपये 50 पैसे के आसपास, 0.25% के आसपास की गिरावट है। सरकारी बैंक पिछले 2 दिन में थोड़े से फिसले हैं सर। क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी? 72 पे लिए 4 रुपये का नुकसान में। देखिए, आईओबी के बारे में हम तब बात कर रहे थे जब 40-50 रुपए के था, तब हम लोग बात करते थे कि वहां पर अट्रैक्टिव था। लेकिन अब जो है वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा हो चुका है और अब जाके काफी ऊपर के स्तर पे इन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि इसको एकदम स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि वैल्यूएशन जो है हेड ऑफ जो है
कह लें कि 13 रुपए का बुक वैल्यू और 70 रुपए के आसपास के दाम है, 69 के आसपास के दाम है, तो आप बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू कर रहे हो कि इनकी अर्निंग्स काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि सरकारी बैंकों में इतना बड़ा वैल्यूएशन शायद ही किसी बैंक को मिला हो। तो ये एक गलती हुई है, उसको जरूर सुधारें और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लगता है कि 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं, और कभी भी जब भाव आए तो फिर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी अपनाएं। जी, तो चलिए ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इसी के साथ अंकिता जी कह रही हैं थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन अब इतनी जल्दी नाराज भी मत हो जाए कीजिए, क्योंकि सवालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। और सपना जी आपका सवाल अब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपने सवाल दोबारा भेजा नहीं, तो अगर आप कल भेजेगी तो अवश्य आपका प्रश्न जो है कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संतोष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और IPO बाजार से जुड़े जो तमाम प्रश्न थे उस पर अपनी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। उन सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं जिनके प्रश्नों को शामिल हम नहीं कर पाए इस कार्यक्रम में। कल पूरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आप सभी की शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और जिनके प्रश्न नहीं भी शामिल हो रहे हैं वो लोग भी मनी 9 के साथ कार्यक्रम बने रहें और नाराज मत हुआ कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। वाह क्या IPO है।